जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं सिंह लग्न में चंद्रमा द्वितीय मतलब दूसरे स्थान में कन्या राशि। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसका भी चंद्रमा धन भाव में हो, मनुष्य सुंदर, उत्तम, प्रिय वचन बोलने वाला, इशारों को समझने वाला, विद्वान और धनवान होता है। ये मंत्रेश्वर महाराज के कोट हैं। और थोड़ा डीप जाते हैं अंदर तो व्ययस, क्योंकि सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादश व्यय भाव का स्वामित्व उनके पास रहता है। कर्क राशि इनके स्वामित्व वाली राशि कर्क राशि 12वें स्थान में रहती। तो व्ययस अगर दूसरे स्थान में हो तो विष्णु भक्त, धार्मिक, संपूर्ण गुण युक्त होता है। ये हमारे कथन नहीं है। जिनकी वजह से ज्योतिष की रचना हुई, जिन्होंने ज्योतिष को लिखा है, श्रुति के द्वारा सुन के उनके शिष्यों ने फिर उनको कोट करके और फिर लिपिबद्ध हुआ है। ये उन पुस्तकों की बातें। क्योंकि बहुत समय से हमने यही नियम बना रखे हैं कि जो पुस्तकों में लिखा है, साधारणतया जो जिस भाषा में हम लोगों को समझ में आता है, उसी भाषा में उसी तरह से आपको प्रदान करवाया जाए। और कुछ बातें चैनल में कुछ कमेंट भी आए थे कि पुस्तकों में क्या लिखा है और हम अपनी तरफ से क्या बताते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमने एक नियम बना दिया कि फर्स्ट पार्ट में वही बातें करेंगे जो पुस्तकों में लिखी हुई है, और उस बात के लिए आपको 3 मिनट या 4 मिनट का वीडियो सफिशिएंट है। अब उन बातों को जो पुस्तकों में लिखा है, उन बातों को हम कैसे समझते हैं, आप हमारे बताए अनुसार वैसा ही समझे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ज्योतिष विशाल ब्रह्मांड है ये, और हम हो चाहे आप हो चाहे कोई और हो, सबके दिमाग की अपनी एक क्षमता होती है कि वो चीज़ों को किस तरह से समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं समझ रहे हैं उस बात को। उसका मतलब ये नहीं है कि वैसा हो नहीं सकता। सब कुछ संभव है। जिसको जितनी बुद्धि भगवान ने प्रदान की है या जितनी बुद्धि उसने पॉजिटिव वे में अपने आप में ग्रहण की है, क्योंकि ज्योतिष केवल पुस्तकों पे निर्भर नहीं है। ज्योतिष में पुस्तकों में बहुत बार ये लिखा हुआ आता है, बहुत जगह, और शुरुआत में भी लिखा हुआ रहता है कि किसी भी ग्रह को समझने के पहले आप उस ग्रह की क्वालिटी क्या है, उसके कारकत्व क्या है, और वो क्या क्या दे सकता है और क्या क्या आपसे छीन सकता है, उसको समझिए। कौन से स्थान में रह के आपको, जैसे आप कहीं पे सर्विस करते हैं तो आप सर्विस करने के पहले वहाँ पे आप अपने अनुसार समझते हैं कि मालिक कैसा है, सर्विस कैसी है, पैसा कैसा मिलेगा। आप अपनी प्रकृति के अनुसार समझते, न कि मालिक की क्वालिटी के अनुसार समझते। हर इंसान, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, हर इंसान, जैसे आप किसी का सम्मान करते हैं, किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, वो अच्छा है या नहीं है वो बात की बात है। आप उसको अच्छा मानते हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वैसी प्रकृति है, उसको अच्छा मानने वाली ट्यूनिंग है, वो पॉजिटिव वे है आपके अंदर। आप अपने दिमाग के अनुसार, अपने मन के अनुसार उसको अच्छा मानते। आपका एरो और उसका एरो दोनों आपस में थोड़ा मिक्सिंग होता है। ये कई जन्मों का प्रारब्ध होता है एक दूसरे के साथ। लेकिन वहीं पे वो एरो जब डिस्टर्ब होता है, वो भी आपके मन के अनुसार। सपोज आप किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपके मन को अच्छा नहीं लगा, या तो आपके अगेंस्ट में कर दिया, या कुछ ऐसा करते हुए आपने देख लिया, तो आपका मत, आपका मन, आपका दिमाग उसके प्रति जस्ट चेंज हो जाता है। वो फिर क्या बोलता है कि हम तो आपको बहुत अच्छा मानता था,
लेकिन आप वैसे है नहीं। एक्चुअली वो वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो ज्योतिष वो क्षेत्र है कि जहां पे आपका मन चेंज हो गया गुरु के प्रति, जो आपको सिखा रहा है। अगर गुरु नहीं है तो आप पुस्तकों के द्वारा सीख रहे हैं, और कहीं पे पुस्तक में कोई कोट आया जिसको आपने समझा कि चंद्रमा द्वितीय स्थान में अच्छा फल देता है, और आपके परिवार में ही ऐसी बहुत सी कुंडलियां मिल गई कि दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है लेकिन वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या किया? ज्योतिष झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है, हमारे परिवार में इतनी कुंडलियां हैं जिसमें 4 कुंडलियों में चंद्रमा द्वितीय स्थान में है, और उनको वैसा कुछ हो नहीं रहा है, वो जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे ज्योतिष झूठ नहीं है। हमने जो एग्जाम्पल पहले दिया था, सेम वही कारण है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ज्योतिष एज इट इज वैसा का वैसा ही है जो पहले था, आपकी अपनी समझ की भूल है। क्योंकि ज्योतिष में बहुत कुछ पार्ट है। एक 30 सेकंड में भी समय का चेंज से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो क्या आप और हम जो इस धरा पे जिस समय हम लोगों का माँ से संबंध विच्छेद होता है, वो एक्यूरेट टाइम है अपने पास, और उसके पहले भी बहुत सा टाइम इसमें कैलकुलेट होता है। वो गणित का विषय है, लेकिन गणित के विषय को फलित करने में सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबका अपना अपना ज्ञान है, जो उन ऋषियों के समकक्ष कभी नहीं हो सकता। हम लोगों की अपनी सीमाएं हैं। हर ज्योतिष का समझाने का तरीका अलग है, हर ज्योतिष अपने अनुसार आपको समझाता है। कुछ सोशल मीडिया के द्वारा अपने आपको फेमस करने के लिए कुछ इस तरह की भाव भंगिमा या इस तरह का कुछ मैनेज करते हैं उसमें कि रीच ज़्यादा आदमियों तक पहुँचे, और आप उसको सही मान लेते हैं। ज्योतिष वैसा चीज़ है ही नहीं। ज्योतिष में ये कभी नहीं बताया जाता कि कल आपके साथ क्या होगा, परसों आपके साथ क्या होगा, ये मादशा में, इस अंतरदशा में आपके पास धन आएगा या नहीं आएगा। ये वो कोट है जो बताए जाते हैं, उसके अंदर बहुत गहरा रहस्य छिपा रहता है। द्वादश स्थान का स्वामित्व लेके चंद्रमा जब द्वितीय स्थान में बैठता है, व्यय स्थान का स्वामी जब धन स्थान में बैठता है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। क्योंकि एक तो सिंह लगन है, फिर आपकी चंद्र राशि जो है वो कन्या राशि हो जाती है। दिमाग कभी स्थिर नहीं रहेगा, अपनी वॉइस पे, अपनी बात पे कभी टिका हुआ नहीं रहेगा। ऐसा इंसान बहुत अच्छा सेल्समैन होता है, क्योंकि सेल्समैन एक बात पे स्थिर नहीं होता है, वो तरीके ढूंढता है अपनी चीज़ों को बेचने का। सामने वाले को किस तरह से कन्विंस करेगा, वो जबान का खर्चा करेगा। क्योंकि व्यय स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में बैठा है, वो धन का खर्चा करेगा, वो बाद का बात है। सबसे पहले वो कंटिन्यूअस आपके साथ टॉकिंग कर सकता है, कंटिन्यूअस वो चार्ज में रह सकता है, वो बोलने में परफेक्ट हो सकता है, और बोलने में व्यापारी जैसी वॉइस उसकी होगी। चाहे आप उसको लोक भाषा में हम लोग जैसे बोलते हैं कि चमचागिरी, वैसा भी हो सकता है। जो बॉस बोलेगा, जिससे आपको फ़ायदा हो, उसके अनुसार आप अपनी वॉइस को जनरेट करेंगे। कन्या राशि में आपके 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अब जब नक्षत्र सिद्धांत में आप जाएंगे, नक्षत्रों के विषय में हमने अभी तक आपके लग्नानुसार जितने पाठ दिए, उससे ज़्यादा पाठ नक्षत्रों के विषय में दिए हुए। और हम अगर अपने मन के हिसाब से सोचें तो जितने दिए हुए उससे ज़्यादा भी पेंडिंग है, क्योंकि नक्षत्र में बहुत गहराई है, बहुत कुछ आपको समझा सकता है। अगर नक्षत्रों से आपको प्रिडिक्शन करना आ गया तो फिर आपको लग्नानुसार या राशि अनुसार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
तो ये बहुत गहरा विषय है। जब नक्षत्रों का पाठ वापस शुरू करेंगे, इसका समापन करके, उसके बाद में हम लोग एडवांस में उसकी क्या क्या हम लोगों को सिग्निफिकेंट होती है नक्षत्रों के बारे में, और किस तरह से एक एक अंश के अनुसार कैसे हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी भी बातें करेंगे। उसके बाद में आता है हस्त नक्षत्र, चारों चरण, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। फिर चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। अब देखिए कि सिंह लगन का स्वामित्व सूर्य देव के पास है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका सूर्य देव का प्लेसमेंट कैसा है। उसके बाद में आप देखिए कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे विराजमान है। तो जिस नक्षत्र पे चंद्रमा विराजमान होता है, वैसी क्वालिटी जातक के अंदर बाई बर्थ होती है। उसको कोई भी लगन हटा नहीं सकता, वो उसके अंदर रहती है। नक्षत्रों के अनुसार जब हम लोग बातें करेंगे तो उसके विषय में डीपली हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कुंडली का 50% से ज़्यादा का पार्ट ये आपके जीवन में महत्व रखती है। अगर इसके महत्व को नहीं समझा, हम लोग लग्नानुसार जो ग्रह बैठे हैं उसकी प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, और एक एक ग्रह का प्रिडिक्शन कभी सफल नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया की अपनी सीमा है। आप सब ग्रह का प्रिडिक्शन एक साथ लेके उसका अध्ययन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर वैसी पुस्तकें बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि लग्नानुसार ऐसे देखना है, अगर सप्तमेश कहीं पे बैठा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है, वैसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें और बहुत पार्ट है, दशा, महादशा, अंतरदशा, फिर योगिनी महादशा, तो बहुत कुछ है इसमें। उसके अनुसार ही आपको वैसा दिमाग आपको शार्प करना पड़ेगा। हम मानते हैं और आपके मेमोरी में इतना फीडिंग नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। और ज्योतिष मेमोरी में फीडिंग होने वाली वस्तु है भी नहीं। ज्योतिष वैसी कोई वस्तु नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपको याद हो गई, पूरी बुक आपको याद हो गई और फिर आप कुंडली लेके बैठेंगे, बुक के हिसाब से आप प्रिडिक्शन निकाल के अगर सामने वाले को पकड़ा देंगे, हम आपको लिख के देता है 1% भी नहीं मिलेगा। ये हकीकत है। ज्योतिष में जो कुंडली देख रहा है और जिसकी भी देख रहा है, सबसे पहले उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ये हर ज्योतिष की पुस्तक में, जो भी ऑथेंटिक पुरानी पुस्तकें हैं, उनमें वो ज्योतिषी के लिए साफ साफ नियम बनाए गए। जातक निवास कहाँ कर रहा है, किस क्षेत्र में कर रहा है, कैसे विचारों से ओतप्रोत है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और वर्तमान में किस तरह के कर्म कर रहा है। और कुछ देर उससे वार्तालाप करने के बाद में, क्योंकि ज्योतिषी के पास एक ये सब चीज़ों का अध्ययन करते करते एक कुछ साइकोलॉजिकल वैसी कुछ ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है कि वो बात करते करते समझ जाता है कि इंसान किस तरह का है और किस तरह के कर्म इसने जीवन में अब तक किए हैं। फिर वो आपकी कुंडली का अध्ययन करेगा और वो समझ जाएगा कि इस इंसान के इस कर्म करने की वजह से ये ग्रह इस तरह के एक्टिव हो गए और ये थोड़े साइलेंट हो गए। ये कर्मों का विधान है। ज्योतिष में प्रारब्ध फिक्स है। कुछ चीज़ें, जीवन, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश, कुछ चीज़ें फिक्स है, उसको आप रोक नहीं सकते। ये रामायण में भी मिलता है हम लोगों को। तो ये चीज़ों को जब आप अपनी कुंडली पे लगाएंगे और उसके बाद में जब आप देखेंगे कि ये ग्रह सपोज दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठा है और आपके खर्चे करने का, आपके बात करने का, हर चीज़, शरीर का हर अंग केवल एक ही थिंकिंग में रहता है कि अपने काम को कैसे शांत करें। चाहे झूठ बोल के हो, चाहे किसी को झांसा दे के हो, आप औरतों के प्रति अगर वैसा बिहेव करता है तो फिर बाकी ग्रहों की प्रिडिक्शन चेंज होगी, क्योंकि ये वर्तमान कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आने वाला प्रारब्ध आपको किस तरह से मिलने वाला है। दूसरे स्थान का चंद्रमा काम भाव बहुत ज़रूरत से ज़्यादा देता है, ये हकीकत है। और अगर द्वादश से चंद्रमा है, व्यय स्थान का स्वामी चंद्रमा है
और आपके दूसरे स्थान में विराजमान है तो ये कन्फर्म देता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो और भी ये कन्फर्म हो जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र में है तो भी कन्फर्मेशन देता है, और मंगल के नक्षत्र में है तो एग्रेसिवली कन्फर्मेशन देता है। तो उस चीज़ों पे आपको अपने ऊपर थोड़ा अंकुश रखना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र हो, गुरु हो, उनके साथ युति हो जाए या उनकी दृष्टि हो जाए, वो कुंडली में कौन से स्थान का, जैसे गुरुदेव यहाँ पे द्वादश स्थान का स्वामित्व भी है और पंचमेश भी है। शुक्र जैसे आपके दशम स्थान का स्वामित्व है और तीसरे का भी स्वामित्व है। ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ज्योतिष में उनको साफ साफ इंडिकेट किया हुआ है कि ये शुभ ग्रह है, बिना कोई लाग लपेट के इंडिकेट किया हुआ है। बुध और चंद्रमा के साथ शर्त है, लेकिन गुरु और शुक्र के साथ शर्त नहीं है। डायरेक्ट इंडिकेशन है कि ये शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह हमेशा शुभता फैलाते हैं, ये आपके शुभत्व को बढ़ाते हैं। अगर ये चंद्रमा के साथ विराजमान है या चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर आपके चरित्र को ये बलवान करते हैं। दूसरा स्थान चरित्र को भी डोमिनेट करता है। ये इंडिकेशन देता है दूसरे स्थान में बैठे हुए ग्रह कि इंसान का चरित्र कैसा हो सकता है, और चरित्र का विशेष ध्यान इंसान को अपने जीवन में रखना पड़ेगा। कारण वो चरित्र ही है जो जीवन में महाभारत करवाता है। भावनाओं पे अंकुश रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है अगर आप कर्तव्य पथ पे अपने आप को बांध के रखा है। खासकर शनिदेव को अगर आपने मजबूत कर रखा है, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं, अपने अंदर अगर कोई गलत भावना भी आई तो ईश्वर का नाम लेके उसको हटा के और अपने आप पे कंट्रोल करते हैं कि नहीं, हमारे घर के संस्कार या हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम मिथ्या वचन बोल के किसी को अपनी तरफ आकर्षित करें। दूसरे स्थान का चंद्रमा आपके आंखों में कुछ विशेष रोशनी देता है, हिप्नोटाइज करती है। ऐसी आंखें अट्रैक्शन करती है, सामने वाले जस्ट अभी आपके सामने मतलब हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, आपको देखने की इच्छा होती है किसी को भी, लेडीज हो जेंट्स हो, ये मैटर नहीं है। आंखें बहुत अलग टाइप की खूबसूरती होती है। इंसान काला हो, सांवला हो, गोरा हो, कोई मैटर नहीं, यहाँ पे आंखों की बात हो रही। दूसरे स्थान का चंद्रदेव अगर व्ययस भी है तो भी प्रचुर मात्रा में धन देता है, और ऐसा इंसान अगर नियमों में बंधा नहीं हो, अगर कर्तव्य में बंधा नहीं है, तो फिर अपने ऐशो आराम और काम और भोगों में खर्चा करता है, तो फिर ये गलत वे हो जाता है। अब उस गलत वे का फिर नतीजा भी अलग टाइप से निकलता है, क्योंकि दूसरे स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा आपके व्यय स्थान का स्वामित्व होने की वजह से फिर आपको नशे पते या कुछ और भी लाइनों में ले जाने की प्रबल संभावना रहती है। अब जो लिखा है पुस्तकों में वो भी हमने आपको बताया, जो हमने अनेकानेक कुंडलियों में देखा और जिसका मतलब क्या हो सकता है वो भी हमने आपको बताया। ये नहीं बोलते कि जो बताया वैसा ही होगा। ज्योतिष हमेशा संभावनाओं का खेल है। ज्योतिष की पुस्तक में कभी नहीं लिखा है ये बात कि ऐसा ही होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ज्योतिषी को ऊहापोह की स्थिति में पलकतन कहना चाहिए। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए प्रबल संभावना ये रहती है कि आप पहले सामने वाले का बैकग्राउंड पता करें, उससे कुछ देर वार्तालाप करें, उसके विषय में जानने की कोशिश करें कि किस तरह का नेचर है, किस तरह का कार्य कर रहा है, दूसरों के प्रति किस तरह की दृष्टि या बुद्धि ऐसे इंसान की है। चंद्रमा दूसरे स्थान में बहुत बलवान होता है।
लगन चाहे कोई भी हो। कारण कालपुरुष की कुंडली अनुसार ये उनकी उच्च राशि है। अगर अच्छे फल देने पे आ जाए तो ऐसे इंसान को जमीन से आसमान में पहुंचा देता है। आपने समाज में, खासकर हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में तो जो धर्म कार्य के प्रति जो रुझान व्यापारियों का उस समय में था, आज भी है। आज थोड़ा प्रारूप अलग हो गया। उस समय जो धर्मशालाएं पब्लिक के लिए बनवाई जाती थी, पानी वगैरह के लिए जो स्थान खुदवाए जाते थे, और भी समाज के लिए जो किया जाता था, ये दूसरे स्थान के चंद्रमा वालों का ही काम था। अब पानी की सुविधा किसी को देते हैं तो चंद्रमा बलवान होता है। आप पब्लिक को मास स्केल में जब खाना खिलवाते हैं या अपने वचनों से उसको अभिभूत करते हैं तो ये धर्म का काम होता है। बड़े बड़े कथाकार आपने देखे होंगे कि पब्लिक उनको सुन के और उनकी वाणी को सुन के कुछ देर के लिए वो भूल जाती है कि उसके अंदर क्या दुख दर्द उसके परिवार में या उसके अंदर है। ये दूसरे स्थान का चंद्रमा का महत्व होता है, क्योंकि वाणी में कुछ इस तरह का पुट, या आप ये बोलो कि कुछ इस तरह की वाणी उनकी होती है कि सामने वाला द्रवित हो जाता है। बोलने की कला शैली भगवान के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा उनको कुछ ऐसी प्राप्त होती है कि आदमी भूल जाता है कि हम कहाँ बैठा है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है। ऐसा इंसान भगवान के द्वारा दी हुई कुछ गॉड गिफ्टों का मालिक होता है। अगर उसका पॉजिटिव वे में यूज करे तो उसकी खुद की पावर या खुद की शक्ति तो बढ़ती है, वो कईयों का भला कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ दूसरे स्थान का चंद्रमा का महत्व होता है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।